क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 13 एक नवीन प्राचीन सभ्यता। देखिए 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में दयाराम साहनी ने हड़प्पा में मोहरें खोजी थीं और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में मोहरें खोजी थीं जो कि हड़प्पा में मिली मोहरों के जैसी ही थीं। ये दोनों कौन थे? ये दोनों पुरातत्वविद थे, आर्कियोलॉजिस्ट्स थे। इन लोगों ने जो मोहरें खोजी उनके आधार पर 1924 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। एस.एन. राव ने द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ा। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि जब मार्शल ने भारत को ज्वाइन किया था, जब भारत में आए थे, उस वक्त तक जो इतिहास ज्ञात था उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का इतिहास शामिल नहीं था। लेकिन जब ये खोज हो गई, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज हो गई जो कि ज्ञात इतिहास से 3000 साल पहले की सभ्यता थी, तो उसके आधार पर ये लाइन लिखी राव ने कि मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 साल पीछे छोड़ा। इस तरह दुनिया को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली बल्कि ये भी पता चला कि वो नई सभ्यता यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता मेसोपोटामिया के समकालीन थी, यानी उसी दौर की थी जिस दौर की मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। जॉन मार्शल ने जब एएसआई के डायरेक्टर जनरल का पद संभाला और काम किया तो उनका जो दौर था वो भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। बड़ी चेंजेस आई, बड़े नए नए काम हुए, बड़ी खोजें हुईं और ये भारत में काम करने वाले पहले प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे और इनके पास यूनान में काम करने का एक्सपीरियंस था, क्रीट में काम करने का एक्सपीरियंस था। और एक और बात इंपॉर्टेंट थी इनके बारे में कि कनिंघम की तरह इन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, यानी कि जो अट्रैक्टिव खोजें थीं उनमें दिलचस्पी थी। लेकिन इसके साथ साथ इनके अंदर एक और बात थी कि ये दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने के भी इच्छुक और उत्सुक रहते थे। अच्छा, एक सवाल है कि टीला किसे कहते हैं? देखिए, जब लोग एक ही जगह पर कॉन्टिन्यूसली यानी कि लगातार रहते हैं तो भूमिखंड के लगातार इस्तेमाल और पुनः इस्तेमाल से यानी कि दोबारा इस्तेमाल किए जाने से, बार बार इस्तेमाल किए जाने से आवासीय मलबों का निर्माण होता है। इन्हें ही टीला कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बात और है कि कई पुरातत्वविद ऐसे थे जो साहस की भावना से काम करते थे। व्हीलर ने हड़प्पा में अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि मुझे याद आता है कि 1944 की एक गर्म रात को पुरातात्विक सर्वेक्षण के नवनियुक्त डायरेक्टर जनरल के रूप में अपने लोकल मुस्लिम ऑफिसर के साथ हड़प्पा नाम के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से एक गहरे बालू के रास्ते पर 4 मील की तांगे की सवारी करके जब मैं प्राचीन स्थल के टीलों जो चांद की रोशनी में अवलोकित थे के पास मौजूद एक रेस्ट हाउस तक पहुंचा, अपने चिंतित सहकर्मी की इस चेतावनी कि हमें अपना निरीक्षण अगली सुबह 5:30 बजे शुरू करके 7:30 बजे ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि उसके बाद गर्मी बहुत हो जाती है। उसके बाद प्रवेश द्वार में काली आकृति के पंखे वाले को धीरतापूर्वक बैठा छोड़ तथा पड़ोस की बीहड़ से अनगिनत सियारों की रात की हवा को चीरती हुई आवाज़ के बीच हम सोने चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग ठीक 5:30 बजे हमारे छोटे से काफिले ने बालू के टीले की ओर बढ़ना आरंभ किया। 10 मिनट के भीतर ही मैं रुका और सबसे ऊंचे टीले को देखते हुए अपनी नज़र पर अविश्वास के साथ अपनी आंखें मलने लगा। 6 घंटे बाद भी मेरे घबराए हुए कर्मचारी गण तथा मैं सूरज की तेज़ रोशनी में कुदालों और चाकुओं के साथ कठिन मेहनत कर रहे थे। मुझे डर है कि मेरे सहयोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे सनकी न समझ लें। ये लिखा R.E.M. व्हीलर ने माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान 1976 में। इसके बाद पॉइंट आता है नई तकनीकें तथा प्रश्न। व्हीलर ने यानी कि R.E.M. व्हीलर ने यह पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया, यानी कि वो एक ब्रिगेडियर रह चुके थे सेना में और उस अनुभव का भी उन्होंने यहाँ फ़ायदा उठाया अपने इस खोज कार्य में एएसआई के डायरेक्टर के रूप में कार्य करने के दौरान।
हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के मुख्य स्थल जो हैं अब वो पाकिस्तान क्षेत्र में हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के इलाके में पड़ते हैं। इसी वजह से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं, यानी कि हड़प्पाई बस्तियों के बारे में मालूम हुआ और पंजाब और हरियाणा में भी खोजें की गईं और हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नए नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी और धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण और खुदाई इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। यानी कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी और धौलावीरा की खोज हुई, वहाँ खुदाइयाँ हुई, वहाँ खोजें हुई और अभी भी खोजें जारी हैं। अभी भी समय समय पर नई नई बातें पता चलती रहती हैं, नई नई चीज़ें ज्ञात होती रहती हैं। पिछले कई सालों में नए सवाल इम्पॉर्टेंट हो गए हैं। कुछ पुरातत्वविद तो ऐसे हैं जो आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वो पुरावस्तुओं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास भी करते हैं। हड़प्पाई पुरातत्व में इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों की रुचि बढ़ती जा रही है, यानी कि दूसरे देश भी इंटरेस्ट लेने लगे हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जगहों पर उपमहाद्वीप के और विदेशी विशेषज्ञ ज्वाइंट रूप में, यानी कि संयुक्त रूप में काम करते रहे हैं। ये लोग आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने के लिए सतह का अन्वेषण यानी कि खोज और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। ये खोजें आने वाले समय में रोचक परिणाम देंगी, ऐसी आशा है, ऐसी उम्मीद है। तो बस आज यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं टॉपिक के बारे में। ये ऑडियो कैसा लगा और इससे पहले वाले ऑडियोज़ आपने सुने हैं या नहीं सुने हैं तो कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा। कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ की, ऑडियोज़ की इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाया करे। सलाम हिंदुस्तान।